स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 23 जून 2025 यानी कल से शुरू होने वाली है। उम्मीद है आपने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है और इस तैयारी का रिजल्ट आपको कल से देखने को मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 9। इससे पहले 8 मॉडल पेपर हमने इस चैनल पर करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इनको ज़रूर सॉल्व करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथियों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। इस चैनल पर हम पिछले जो 9 मॉडल पेपर है उन सभी की PDF अपलोड करेंगे, जिससे आप उन PDF को पढ़ सको और अपनी तैयारी को मजबूत कर सको। अगर ये मॉडल पेपर आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल है, कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मुगल काल। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए या ए, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला सवाल है, मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली किसने कहा है? स्मिथ ने, पर्सी ब्राउन ने, अबुल फजल ने, जहांगीर ने। मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली किसने कहा? यह कहा था दोस्तों पर्सी ब्राउन ने। ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। किस सभ्यता स्थल से टेराकोटा की बनी वृषभ आकृतियां मिली है जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है? बनासियन बुल की आकृति वाले जो वृषभ है, टेराकोटा की बनी वृषभ आकृति है, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आहड़। बनासियन बुल है वो आहड़ से प्राप्त हुई है। सवाल नंबर 4 है, वीडी सावरकर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। सावरकर ने मित्र मेला संस्था की स्थापना नासिक में की। सावरकर ने बंग भंग का समर्थन किया। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस क्वेश्चन में से सही आंसर क्या होगा? सावरकर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों सावरकर ने बंग भंग का समर्थन किया। ये बात क्या है? गलत है। उन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब इसका विरोध किया था। एक बात ये कि सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ये बात एकदम सही है। 1942 में जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, सावरकर ने इसका विरोध किया। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना नासिक में की, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुणे प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या हेतु प्रेरित करने के लिए किस राष्ट्रवादी नेता को जेल की सज़ा हुई? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सज़ा किसको हुई थी दोस्तों? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि किन्होंने प्रदान की? युगदूत की उपाधि किनको दी गई? ये दी गई दोस्तों राजा राममोहन राय को। किसने ये उपाधि दी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने। युगदूत की उपाधि राजा राममोहन राय को दी थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। बे है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। नेहरू के बारे में जो गलत तथ्य है वो हमें बताना है। माता का नाम कमला नेहरू था। प्रथम बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लिया। कुल 5 बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की। उपरोक्त सभी। इनमें से जो असत्य कथन है वो कौन सा है दोस्तों? अगर हम इन तीनों कथनों को पढ़े तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऊपर के तीनों कथन है, तीनों की तीनों क्या है? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो इनकी माता है इनका नाम कमला नेहरू नहीं था, इनका नाम था दोस्तों स्वरूप देवी। क्या था? स्वरूप देवी। नेहरू की माता का नाम था स्वरूप देवी। प्रथम बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लिया, ये बात भी गलत है। इन्होंने प्रथम बार है वो बांकीपुर अधिवेशन 1912 में भाग लिया था। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। कुल 5 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, ये बात भी गलत है। उन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कितनी बार? 3 बार। तो ऑप्शन द है उपयुक्त सभी कथन है वो सारे के सारे गलत है। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख है वो कहाँ होता है? यह होता है दोस्तों ऐहोल अभिलेख में। कहाँ होता है? ऐहोल
अभिलेख। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर किसने नेतृत्व संभाला था? जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला? झाला अज्जा ने, झाला राव, झाला सज्जा, शक्ति सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों झाला अज्जा। जब वो घायल हो गई तो झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा में। ये दोनों ही सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास ऑप्शंस हैं अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों विजय सिंह पथिक, जिनका असल नाम क्या था? भूप सिंह। ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है। इनका असल नाम था भूप सिंह। राजस्थान सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक बने थे। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे? 17 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 21 रियासतें 5 ठिकाने, 15 रियासतें 2 ठिकाने। तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान में दोस्तों रियासत थी 19 और ठिकाने कितने थे? 3। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए थे? रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, निम्बचन्ना किसान आंदोलन। रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से था जिसमें वह शहीद हुए? ये था दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेजा है, नेजा क्या चीज़ होती है? राजस्थानी जबान में, राजस्थानी भाषा में रामदेव जी की पचरंगी पताका, रामदेव जी का चढ़ाना, मंदिर का गर्भगृह, तलवार के समान आयुध। नेजा क्या होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा रामदेव जी की पचरंगी पताका। रामदेव जी के मंदिर पर 5 रंग की एक पताका, एक झंडा लहराया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे के एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़। शिवाड़ मेले का आयोजन है वो होता है दोस्तों सवाईमाधोपुर में। कहाँ होता है? सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। राजस्थानी में पोमचा है वो किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं, सिर पर दुपट्टा लेती है, उसे राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान की स्थिति वैश्विक संदर्भ में है। राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है वो हमें बताना है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। वैश्विक स्थिति के संदर्भ में देखें तो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा और यही स्थिति भारत की है। भारत भी वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगी और राजस्थान की भी इसी में आएगी। सवाल नंबर 17 है निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। हमारे पास कथन कौन कौन से हैं? अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, अरावली खनिज संपदा में धनी प्रदेश है, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, अरब सागरीय हवाई अरावली के समानांतर निकल जाती है। इनमें से जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ये बात एकदम सही है। ये मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। अरावली खनिज संपदा में धनी प्रदेश है, ये बात भी सही है। अरावली प्रदेश में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये बात गलत है। अरावली से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है लेकिन सभी नदियों का नहीं। बहुत सारी नदियाँ ऐसी है जिनका उद्गम अरावली से न होकर दूसरी जगह से होता है, तो ये बात गलत है।
अरब सागरीय हवाई अरावली के समानांतर निकल जाती है, ये बात भी सही है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन ब है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है? अरहर, चना, जौ, बाजरा। अरहर, मक्का, बाजरा, सरसों। मक्का, बाजरा, जवार, अरहर। मक्का, बाजरा, सरसों, जौ। इनमें से कौन सा समूह है जो सिर्फ खरीफ की फसलों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन स, मक्का, बाजरा, जवार, अरहर। ये जो चारों फसल है चारों के चारों खरीफ से संबंधित है। यहाँ पर हम देखें कि जो है ये रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, सरसों जो रबी की फसल है, तो एकल है वो ऑप्शन स है, जिसमें चारों की चारों फसल किससे संबंधित है? खरीफ की फसल से संबंधित है, तो स है वो उसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत पथ निरपेक्ष है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, सभी। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है दोस्तों? ये ऊपर की तीनों विशेषता भारतीय संविधान की है, तो ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में असंगत है, जो असंगत है वो हमें बताना है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से, विधि का समान संरक्षण ब्रिटेन के संविधान से, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास कनाडा के संविधान से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से या जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा है वो असंगत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विधि का समान संरक्षण ब्रिटेन। ये जो जोड़ा ये गलत है, क्योंकि विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यानी अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 21 है, भारत में संसदीय कार्यपालिका के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन है वो हमें बताना है। भारतीय संसदीय कार्यपालिका के संदर्भ में, संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मंत्री कार्यपालिका व विधायिका दोनों का ही सदस्य होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली का होना, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। इन चारों कथन में से कौन सा कथन है वो गलत है, असत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन द, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ये बात गलत है। सरकार का मुखिया कौन होता है? ये होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो सरकार का मुखिया वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन द है उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 59। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। अगला सवाल नंबर 23 है, प्रधानमंत्री की शक्तियों में गलत कथन है। इनमें से बताना है कि प्रधानमंत्रियों की शक्ति है उनमें से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शंस जो है वो है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। इनमें से गलत कथन है वो कौन सा है? ये हमें बताना है। पहला जो कथन है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ये बात एकदम सही है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करता है, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ये बात भी सही है। तो इसमें से गलत कथन है वो एक भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन द, कोई नहीं। गलत कथन है वो कोई भी नहीं है, सारी की सारी कथन है वो एकदम सही है। अगला सवाल नंबर 24 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित और उसके गठन से संबंधित। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कब व किस समिति के अनुशंसा पर SIERT जिसे वर्तमान में RSCERT की स्थापना की थी? जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं?
RSCERT की स्थापना की थी? किस समिति की सिफारिश पर RSCERT की स्थापना हुई थी? यशपाल समिति 1998, RC मेहरोत्रा समिति 1963, RC मेहरोत्रा समिति 1978, बलवंत राय मेहता समिति 1978। किस समिति की सिफारिश पर RSCERT की स्थापना हुई? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा RC मेहरोत्रा समिति 1978। RSCERT का मुख्यालय कहाँ है? यह दोस्तों उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। और RSCERT की स्थापना RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 1978 में की गई थी। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्र 2017-18 से प्रारंभ पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शिक्षा रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, शिक्षक रत्न पुरस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षकों को कौन सा पुरस्कार देती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिक्षा रत्न पुरस्कार। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2017-18 में प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु कौन सी मार्गदर्शिका प्रकाशित करवाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु कौन सी मार्गदर्शिका प्रकाशित करवाता है? दिशा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन है प्राइम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करवाता है, दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। जो प्राइम है वो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु मार्गदर्शिका प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित IASE है, राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी IASE का संचालन होता है? बीकानेर व उदयपुर में, बीकानेर व अजमेर में, जयपुर से बीकानेर, जयपुर व अजमेर में। कौन सी जगह है जहाँ पर राजस्थान सरकार IASE का संचालन करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ब, बीकानेर व अजमेर। राजस्थान में मात्र 2 IASE हैं जिसमें से एक बीकानेर में है और एक अजमेर में। ऑप्शन ब है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। डाइट की नोडल एजेंसी है, डाइट है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? NCERT, RSCERT, MHRD, BSER। तो कौन सी एजेंसी है जो डाइट की नोडल एजेंसी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा RSCERT, ठीक है, ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, SIQE के लिए हुए MOU में कौन शामिल है? ये एक बड़ा सवाल है जिसमें से कुछ दिए हुए हैं वो हमें पढ़कर बताने हैं। SIQE के लिए हुए MOU में कौन शामिल था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, RSCERT निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। इनमें से इस MOU में कौन कौन शामिल थे ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसमें शामिल था, ठीक है, यूनिसेफ ये भी इसमें शामिल था, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ये इसमें शामिल नहीं था, फिर है बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर ये इसमें शामिल थी, RSCERT ये भी शामिल है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ये भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 1 2 4 5 6, तो 1 2 4 5 6 नंबर ऑप्शन स में है, तो स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दीक्षा का पूरा नाम है, दीक्षा का पूरा नाम या दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है वो हमें बतानी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा का पूरा नाम है, ऑप्शन ए है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सचमेन का पृच्छ मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? सचमेन का जो पृच्छ मॉडल है वो कौन सा है? निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं। सचमेन का जो पृच्छा मॉडल है वो है दोस्तों कौन सा? आगमनात्मक। कौन सा है? आगमनात्मक। ऑप्शन ब है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपरोक्त सभी पर। अच्छा अधिगम है वो दोस्तों निर्भर करता है इन सभी पर, तो ऑप्शन द है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गोलमैन का नाम जाना जाता है, जो गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है उनको क्यों जाना जाता है? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के लिए, सामूहिक बुद्धि के लिए,
सामाजिक बुद्धि के लिए। गोलमैन का नाम है वो दुनिया में इसलिए फेमस है कि उन्होंने सामूहिक बुद्धि पर काम किया था। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में कौन कौन सहयोग करता है? बालक की देखभाल तथा स्नेह से माता पिता का असफल होना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अधिक स्नेह व देखभाल करना, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन है अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार। माता पिता का बच्चे के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए, न तो उनको नियंत्रित करना चाहिए, न ही उनको अधिक स्नेह और प्यार देना चाहिए। जो व्यवहार है वो उचित होना चाहिए, ठीक है। अगर वो गलती करे तो उस पर उसको डांटना भी चाहिए, अच्छा काम करे तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो बच्चों के प्रति माता पिता का जो उचित व्यवहार है वो एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहयोग करता है। ऑप्शन स है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन के जो सवाल हैं वो हिंदी से के शुरू होते हैं। गुण संधि का उदाहरण है गायन, महोत्सव, अन्वेषण, महोस्ती। गुण संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ब, महोत्सव। महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस उत्सव, और ये उदाहरण है दोस्तों गुण संधि का। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द है, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अंजलि, अव्यवस्थित, संकल्प, अभ्यारण। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा इनमें से? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंजलि। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। इनमें से कौन सा अर्थ है जो घन का नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ब, घना। बादल, घनिष्ठ, हथौड़ा ये तीनों के तीनों घन के अनेकार्थी शब्द हैं। घना है वो घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ, तिमिर, प्रकाश। इनमें से कौन सा समूह है जो सही विलोम शब्द नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आदि, आरंभ। ये गलत है क्योंकि आदि का जो विलोम है वो क्या होता है दोस्तों? आदि का होता है अंत। क्या होता है? आदि का होगा अंत। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। शुचि, सची शब्द युग्म का सही अर्थ है। हमें बताना है कि इन दोनों का सही अर्थ कौन सा है। पवित्र इंद्राणी, शुचि तिथि, सूर्य रश्मि, प्रातः रात्रि। शुचि का और शची का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन है। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, शची का अर्थ होता है इंद्राणी। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन कौन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त सभी न्यूक्लियॉन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कौन सा है जो न्यूक्लियॉन नहीं है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन से है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियॉन नहीं है। प्रोटीन और न्यूट्रॉन दोनों की दोनों क्या है? न्यूक्लियॉन। ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज़ गर्म करने पर क्या होगा? एक पीले रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं, एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं, ट्यूब में सफ़ेद धुआं निकलता है, क्रिस्टल तुरंत जल जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मौत के कुएं में गाड़ी का चलाना किस वजह से संभव हो पाता है? नाभिकीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, पेशीय बल। मौत के कुएं में गाड़ी है वो किस वजह से गाड़ी चलाना किस वजह से संभव होता है? यह होता है दोस्तों ऑप्शन ब, अभिकेंद्रीय बल की वजह से। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? गुणसूत्र, जीन, आरएनए, राइबोसोम। डीएनए का कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन बी, जीन। कौन सा भाग होता है? जीन। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस
पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए किया गया। ग्रीन हाउस गैस, उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, वायु प्रदूषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ओजोन क्षरण। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है वो ओजोन क्षरण या ओजोन की जो पट्टी है, परत है, उसमें छेद होने की वजह से उसके हिफाजत के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस TEN किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही खबरों में देखी गई? ये जो बीमारी है TEN, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, किस प्रकार की बीमारी है जो अभी खबरों में रही थी? त्वचा रोग से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित, मस्तिष्क विकार से संबंधित, श्वसन रोग से संबंधित। ये बीमारी है, ये है दोस्तों त्वचा रोग से संबंधित। ऑप्शन ए या ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है? यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, मैनचेस्टर सिटी ने, टोटेनहम ने, रियल मैड्रिड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा टोटेनहम ने। 2025 का यूरोपा लीग है वो टोटेनहम ने जीता है। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाल ही में केंद्रीय सरकार के आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? जो केंद्रीय सरकार के आवासीय भवन है उनके आवंटन में जो दिव्यांग होते हैं उनको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 3, 4, 5, 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, 4%। जो दिव्यांग है उनको आवासीय भवनों के आवंटन में 4% का आरक्षण मिलेगा। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। व्हाइट लिलीज किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? कौन सी किताब है दोस्तों? व्हाइट लिलीज। ये किताब किसकी है, किसने ये किताब लिखी? विद्या कृष्णन, ज्योतिषीय, निखिल शर्मा, नवीन त्यागी। व्हाइट लिलीज किताब है ये लिखी थी दोस्तों विद्या कृष्णन ने। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते समय किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया? ठीक है, 2025-26 का बजट है वो किसने पेश किया? ये किया था दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन या फिर कृषि? इस बजट में जो विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था रोजगार सृजन पर। ठीक है, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने वाली MC मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो जब एग्ज़ाम होती है तब होता है। इसमें इस बार MC मेरी कॉम ने भाग लिया। MC मेरी कॉम का संबंध वो किस खेल से है? लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, बैडमिंटन। MC मेरी कॉम का संबंध है वो है दोस्तों बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन एकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऋतु सिंह, रमेश चंद्रा, मनीष चंद्रा, शीला असोपा। इंडियन एकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज का 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों रमेश चंद्रा को। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है? देवमाली, आंधी, मेनार, बिजवाड़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों बिजवाड़िया। बिजवाड़िया गांव को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय स्मार्ट गांव बनाएगा। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। माताओं को ट्रेनिंग देने हेतु वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर, कौन से दोस्तों? वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर इनमें से किस स्थान पर खोला गया है? जो माताएं होती हैं वो बच्चों की देखभाल किस तरह से करें ये ट्रेनिंग देने के लिए वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोले गए हैं? कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर। ये ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं दोस्तों कोटा में। कहाँ खोले गए हैं? कोटा में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक व्यवसाय के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सी योजना दोस्तों? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों
दूसरा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, उसको इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रहा है। ऑपरेशन नॉकआउट का उद्देश्य है, ऑपरेशन नॉकआउट है उसका उद्देश्य क्या है? बाल श्रम उन्मूलन, मानव दुर्व्यापार पर रोक, मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ना, साइबर ठगों को पकड़ना। ऑपरेशन नॉकआउट का संबंध है वो किससे है? इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ना, जो तस्करी करते हैं उनको पकड़ना। सवाल नंबर 57 जो एक बड़ा सवाल है वो हमें पढ़कर बताना है। बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति जारी की गई। इस नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। ये नीति जारी की गई है दोस्तों 2025 में। हमें 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा है वो सही नहीं है या फिर गलत है। यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी की गई है। इस नीति के तहत ए श्रेणी में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले तथा श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 तथा श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक को रखा जाएगा। इन नव प्रसारकों को अपने कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करनी होगी। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। यह नीति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी की गई है। ये बातें गलत है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति 2025 जारी की गई है उनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ए और बी। जो ए हैं उनमें उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया है जिनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स कितने 1 लाख से ज़्यादा है। और बी में किनको है? जिनके सब्सक्राइबर 7,000 से 1 लाख के बीच में हैं। इनको चुना जाएगा और जो श्रेणी ए में आएंगे उनको मिलेगा दोस्तों 25,000 रुपये हर महीने का, ठीक है। और श्रेणी बी में है उनको कितना मिलेगा? 15,000 रुपये। इनका काम क्या होगा? इनका काम है कि सरकार की जो योजना है, सरकार के जो निर्णय है, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित उल्लास मेले का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? उल्लास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर करना, स्कूली छात्र छात्राओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना, बालिका पोषण को ध्यान में रखते हुए विटामिन तथा फोलिक एसिड की टेबलेट्स वितरित करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो उल्लास मेला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर करना, ठीक है। जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है उनको साक्षर करने का उद्देश्य उल्लास मेले का मुख्य उद्देश्य था। महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है? मरु उड़ान कार्यक्रम का संबंध किससे है? ये दोस्तों महिला सशक्तिकरण से है। हमें बताना है कि ये जो पहल है ये पहल किस जिला प्रशासन की है? ऑप्शंस हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ये पहल किस जिला प्रशासन की है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए बाड़मेर, ठीक है। ये पहल है ये बाड़मेर जिला प्रशासन की है। बीकानेर जिले में संचालित अंकुश अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अंकुश अभियान कौन से जिले का चलाया गया अभियान है? ये दोस्तों बीकानेर का, ठीक है। बीकानेर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर बताना है कि बीकानेर जिले में संचालित अंकुश अभियान का उद्देश्य क्या है? बाल मजदूरी रोकना, नशा मुक्ति हेतु जागरूकता, महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी लाना, साइबर अपराधों पर नियंत्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा नशा मुक्ति हेतु जागरूकता। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जो इंग्लिश से संबंधित है, ही इन द रूम नेक्स्ट वीक। यहाँ पर जो खाली स्थान है वो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा? स्लीप, विल बी स्लीपिंग, वो स्लीपिंग, शैल बी स्लीपिंग। ये जो बीच में स्थान है खाली स्थान यहाँ पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी विल बी स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग इन द रूम नेक्स्ट वीक। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, द मदर सेड टू मी डोंट डू इट अगेन। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। द मदर आस्क्ड मी नॉट टू डू इट अगेन, द मदर टोल्ड नॉट टू डू इट अगेन, द मदर टोल्ड हर नॉट टू डू इट अगेन। और ऑप्शन द में है नन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा द मदर आस्क्ड मी नॉट टू डू इट अगेन। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, ईच न्यू वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग। यहाँ जो खालिस्तान है यहाँ पर क्या आएगा? एन, द, सम, ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन द ए। ठीक है, ईच न्यू वर्ड हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ए आ जाएगा। अगला सवाल है, लाइबिलिटी, इसका अपोजिट है विलोम शब्द, वो क्या होगा? ट्रेजरी, डेप्ट, असेट्स, प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी का जो अपोजिट है वो होगा दोस्तों असेट्स। ठीक है, असेट्स जो है असेट्स वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मे आई गो आउट, इसका हमें एक्टिव पैसिव से संबंधित ये हमें बनाना है। मे आई गो आउट, एम आई अलाउडेड टू गो आउट, आई एम अलाउडेड टू गो आउट, आई मे बी अलाउडेड टू गो आउट, एम आई अलाउड टू गो आउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों एम आई अलाउड टू गो आउट। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब जो सवाल है वो मैथ के और रीजनिंग के हैं। निम्न प्रश्न में 3 सादृश्य शब्दों को दर्शाने वाला सादृश्य कथन ज्ञात करें। जो एबोनी, रोजवुड, मोहगनी है, ये हमारे पास जो शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये तीनों शब्द है वो किसके सादृश्य हैं। ये उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं, ये कठोर लकड़ी के पेड़ हैं, इनसे ईंधन मिलता है, ये सदाबहार पेड़ है। एबोनी, रोजवुड और मोहगनी, इन तीनों की खास बात ये है दोस्तों, ये कठोर लकड़ी के पेड़ है। तीनों के हैं कठोर लकड़ी के पेड़ है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 4, 17, 7 और यहाँ पर क्या आएगा? जिस तरह से 4 17 से संबंधित है उसी तरह से 7 से संबंधित क्या होगा? 48, 50, 51, 49। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 4 गुणा 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 17। इसी तरह से 7 गुणा 7 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 50। अगला सवाल है सवाल नंबर 68, किस माध्य में चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव होता है? किस माध्य में चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव होगा? ऑप्शन है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों समांतर माध्य। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्रों के द्वारा सांख्यिकीय समंकों का प्रतिनिधित्व कहलाता है। पिक्टोग्राम, दंड आरेख, हिस्टोग्राम, कार्टोग्राम। मानचित्रों के द्वारा सांख्यिकीय समंकों का प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों कार्टोग्राम। क्या कहलाता है? कार्टोग्राम। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तब औरत उस आदमी के लिए क्या होगी? माँ, मौसी, मामी, बुआ। एकदम आसान सा सवाल है अगर हम इसे समझकर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप सबको पता लग गया होगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए माँ। वो आदमी उस औरत का बेटा है और वो औरत उस आदमी की माँ है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मिटिया की जगह आवश्यकता होती है? 3 घन मीटर नाम यहाँ पर, ठीक है, 3 घन मीटर की आवश्यकता होती है। एक कमरा है वो कितना बड़ा है? 10, 8 और 3.3। अगर हम इनको करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर हम इनको सॉल्व करें तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 10 को हम 8 से गुणा करें तो कितना आएगा? 80, ठीक है। और फिर 80 को हम कितने से गुणा करें? 3.3। तो इसका जो आएगा वो आएगा दोस्तों 264। इसका जो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा वो 264 वर्ग मीटर होगा। अब एक आदमी को कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो हम इसको 3 का भाग दे देंगे। इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर?
264 में 3 का भाग देने पर क्या आएगा? इसका जो भाग देने पर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 88। कितना आएगा? 88। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 88। अगला सवाल है 6 सेमी भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया है जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है। ऐसे घनों की संख्या क्या है? एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी की है। अगर हम 2-2 सेमी की भुजा वाले घन बनाए तो कितने घन बनेंगे ये हमें बताना है। 6, 9, 12, 27। बड़ा जो घन है उसकी भुजा कितनी है? 6। तो इसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 6 गुणा 6 गुणा 6। और कितने कितने बनाए जा रहे हैं? 2-2 गुणा की, ठीक है, 2 सेमी के बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो किस तरह से आएगा? इसमें यहाँ क्या आएगा? 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा दोस्तों? 27। कितना होगा? 27। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन द 27। अगला सवाल है एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? एक घर में पानी का जो उपयोग किया जाता है उससे संबंधित आंकड़े हमें प्रदर्शित करने हैं। इसके लिए कौन सा आरेख है वो सबसे उपयुक्त माना जाएगा? पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड आरेख, पिक्टोग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा पाई चार्ट। ठीक है, इस तरह के आंकड़े दर्शाने के लिए जो पाई चार्ट है वो सबसे अच्छा चार्ट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को PQQVMBS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को GBNPVT लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा? P का +1 Q, O का +1 P, P का फिर +1 Q, U का V, L का M, A का B, R का S। तो किस शब्द को GBNPVT लिखा जाएगा? हम इनको एक माइनस कर देंगे। G से पहले क्या आएगा? G से पहले क्या आता है? G से पहले आता है दोस्तों F। ठीक है, फिर है B से पहले क्या आएगा? B से पहले आएगा A। फिर N से पहले क्या आता है? M। P से पहले क्या आएगा? P से पहले आएगा दोस्तों O। ठीक है, O आएगा। फिर V है, V से पहले क्या आएगा? U। और T से पहले क्या आएगा? S। अब हम इनको प्लस करें, आपका एक F का क्या होगा? G, A का B, M का N, O का P, U का V, S का T। तो ये वर्ड इसका बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में है? FAMOUS ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अपनी इस क्लास का, अपने इस मॉडल पेपर का ये आखिरी सवाल है। किसी धातु को एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेमी है तथा ऊंचाई 6 सेमी है। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 54 सेमी, 27 सेमी, 18 सेमी, 9 सेमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को अगर हम जब सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 सेमी। ठीक है, 18 सेमी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये मॉडल पेपर बेहद पसंद आया। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको पहले से ही बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा हो।